Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. In my today's video, we are going to discuss about a very important form of business organization, rather a very prominent form of business organization, that is one person company, commonly known as OPC. In my today's video, we are going to understand about the concept of OPC, advantages of OPC, limitations, and who can start a OPC. But before that, let us start our video with an example. मान लीजिए एक पर्सन है जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. अब उस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करे. करेक्ट? He can choose either sole proprietorship or partnership firm or LLP or he can incorporate a company as well. लेकिन ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस उस पर्सन को चूज करना है, कितना स्केल ऑफ ऑपरेशन रहने वाला है. तो इन सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करने के बाद कोई भी पर्सन अपना बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करता है. राइट नाउ मान लीजिए इस पर्सन के पास लिमिटेड कैपिटल है. ठीक है, ये फुल ऑटोनॉमी चाहता है अपने ऑपरेशंस में, किसी दूसरे पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है. ठीक है, तो ऐसे केस में नॉर्मली ये पर्सन जो है लिमिटेड कैपिटल के साथ, और अगर ऑटोनॉमी भी चाहिए तो ऐसे केस में नॉर्मली ये पर्सन क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करेगा. नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम बात करते हैं तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑल्दो सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, दैट इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी आउटसाइडर, फुल कंट्रोल, फुल ऑटोनॉमी ओवर द ऑपरेशंस. ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस पे पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है. लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर मेजर टू डिसएडवांटेजेस अंडर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सबसे पहला होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस लायबिलिटीज बिकम्स पर्सनल लायबिलिटी. अब इस सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में जब डेट्स अराइज होंगी, जब लायबिलिटीज अराइज होंगी, और अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है उन लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करना पड़ेगा और लायबिलिटीज को रीपे करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो ये जो बिजनेस लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है, ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, मेजर ड्रॉबैक है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. वही सेकेंड डिसएडवांटेज है, देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन. अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस विल ऑल्सो शट डाउन ऑटोमेटिकली. तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम है वन पर्सन कंपनी. चलिए समझते हैं वन पर्सन कंपनी क्या होती है. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वन पर्सन कंपनी मतलब इस कंपनी के अंदर, ध्यान से सुनिए, इस कंपनी के अंदर देयर विल बी ओनली वन पर्सन. ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कंपनी की तो हमें पता है कि कंपनी के अंदर हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. कंपनी के अंदर लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है, प्लस एट द सेम टाइम परपेचुअल सक्सेशन भी होता है. समझ लेते हैं कि ओपीसी में क्या होता है. इन वन पर्सन कंपनी देयर इज ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो डायरेक्टर भी होता है, जो शेयर होल्डर भी होता है और जो पूरा बिजनेस संभालने वाला है. नो अदर पर्सन इज इन्वॉल्व इन ओपीसी. नाम में लिखा है वन पर्सन कंपनी, एक ही शेयर होल्डर है, एक ही डायरेक्टर है. जो पर्सन शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर बन जाता है इन केस ऑफ ओपीसी. इसका मतलब कि देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी. फुल ऑटोनॉमी ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस कैन बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ ओपीसी. दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो ओपीसी में है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी. वन पर्सन कंपनी, कंपनी के अंदर द आइडेंटिटी ऑफ वन पर्सन, द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर इन केस ऑफ ओपीसी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि कंपनी के अंदर कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सिमिलरली इन ओपीसी ऑल्सो ओपीसी विल हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. दैट इज व्हाई
इन केस अगर वो वन पर्सन जो उस वन ओपीसी को मैनेज कर रहा है, जो सोल डायरेक्टर है, सोल शेयर होल्डर है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी ओपीसी विल कंटिन्यू। इन केस ऑफ ओपीसी, वन पर्सन के अलावा जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वन डायरेक्टर के अलावा, देयर इज वन मोर नॉमिनी दैट इज अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, सिर्फ ये एक ही पर्सन है और नॉमिनी कब पिक्चर में आएगा, जब सोल पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है ओपीसी के अंदर। सो वन पर्सन कंपनी इज बेसिकली अ कंपनी and it is a combination of sole proprietor as well as a company form of organization, because it is having advantage of limited liability and having advantage of perpetual succession. At the same time, the owner can exercise full control over the operations. So these were some of the advantages that are available if you incorporate a OPC. लेकिन वहीं every coin has two facets, okay? So अगर कुछ advantages हैं तो कुछ limitations भी रहते हैं। अगर मैं limitation की बात करूं OPC के केस में, तो since एक OPC है तो देयर विल बी लिमिटेड कैपिटल, ठीक है, नो आउटसाइडर्स आर इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। उस वन पर्सन को केवल बैंक लोन्स के ऊपर ही रिलाय करना पड़ेगा, बैंक से ही वो लोन ले सकता है और किसी पर्सन से और आउटसाइडर से कोई इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है, तो एक्सपेंशन बिकम्स डिफिकल्ट। दूसरे एडवांटेज की मैं अगर बात करूं ओपीसी के केस में, तो एक हमने डिस्कस किया लिमिटेड लायबिलिटी, फिर परपेचुअल सक्सेशन। उसके अलावा अगर हम एडवांटेज की बात करें तो देयर आर लेसर कंप्लायंसेस एज कंपेयर टू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एजीएम मैंडेटरी नहीं होता है ओपीसी में, हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट अदर कंपनीज तो एजीएम कंडक्ट करवाना, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना, इज मैंडेटरी, बट इन केस ऑफ ओपीसी एजीएम कंडक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इट इज इजी टू फॉर्म जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप इजी टू फॉर्म होता है, वैसे यहाँ पर भी इजी फॉर्मेशन रहता है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं रहती, नो कम्बरसम प्रोसेसिंग इज देयर, ठीक है। लेकिन वही डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस ये हो जाएंगे कि एक्सपेंशन बिकम्स डिफिकल्ट। उसके अलावा अगर कंपनी अगर ओपीसी एक्सपेंशन चाहता है तो उस ओपीसी को पहले कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप बिजनेस, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होता है, ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, तो ओपीसी के केस में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहीं ऑलमोस्ट मेनी कंपनीज नाउअडेज इशू ईसॉप टू देयर एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए स्टॉक ऑप्शन इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ओपीसी है तो आप ईसॉप इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जो ओपीसी के अंदर रहती हैं अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस। सो दिस वाज अबाउट व्हाट एन ओपीसी इज, okay, what are the advantages of OPC and what are the limitations of OPC. Now let us talk about who can start a OPC. OPC किसके लिए बेनिफिशियल है बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स, ओके, जो स्मॉल बिजनेसमैन और ट्रेडर्स होते हैं, जो अपनी ग्रोसरी शॉप्स हो गई, पान शॉप हो गई, जो अपनी छोटी छोटी शॉप्स ओपन करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है, लिमिटेड कैपिटल है, उनके लिए द बेस्ट चॉइस इज ओपीसी, दे शुड गो फॉर ओपीसी। क्यों ओपीसी के लिए जाना चाहिए? बिकॉज पर्सनल लाइबिलिटी एंड बिजनेस लाइबिलिटी विल बी डिफरेंट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल से स्टार्ट किया था कि अगर पर्सन को एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह ही शुड गो फॉर ओपीसी। सपोज एक ग्रोसरी शॉप ओपन करनी है उस पर्सन को, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज बेटर कि वो ओपीसी स्टार्ट करे। तो स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स के लिए ओपीसी इज अ ग्रेट चॉइस। सेकेंडली, जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएस, लॉयर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इन सबके लिए भी, एडवोकेट, इन सबके लिए भी इट इज बेटर टू गो फॉर ओपीसी। ये लोग भी ओपीसी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड थर्डली, अगर आपका लिमिटेड कैपिटल है एंड यू डोंट हैव वांट टू इन्वॉल्व अदर पर्सन्स इन योर बिजनेस, आप सीक्रेसी ऑफ ऑपरेशंस चाहते हो और आप दूसरे पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो, लिमिटेड कैपिटल के साथ अपना बिजनेस करना चाहते हो, देन सच पर्सन शुड ऑल्सो ऑप्ट फॉर ओपीसी। सो बेसिकली कोई भी पर्सन जो इंडियन रेसिडेंट है वो एक ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है ओपीसी के केस में, इन केस द वन पर्सन डाइज देन नॉमिनी कैन कंटिन्यू द ओपीसी, ठीक है, ओपीसी बंद नहीं होगी। जैसे कंपनी के केस में हम बात करते हैं
कि शेयर होल्डर्स में कम, शेयर होल्डर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, है ना। डायरेक्टर्स में कम, डायरेक्टर्स में गो, चाहे सारे डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए, चाहे सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, ठीक है, लेकिन कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, है ना। जब तक कंपनी को आप एक लीगल प्रोसेस से बंद नहीं करवाते हो तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। तो 1% कंपनी के केस में भी यही रहता है, जब तक जैसे एक लीगल प्रोसेस से ओपीसी एग्जिस्टेंस में आई है, सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ उस 1% की डेथ से ओपीसी शटडाउन नहीं होती है। नॉमिनी हैज द ऑप्शन टू कंटिन्यू द ओपीसी। तो जबकि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, in case of death of the sole proprietor, business shuts down completely. Okay, so this was all about the overview of OPC, advantages, limitations, and who can start a OPC. ठीक है, now that's all for today. अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching. Have a happy day.